सुनिए जी, इस बार राखी पर संजना को कहिए कि आप ही उसके घर चले जाएंगे, उसे आने की ज़रूरत नहीं। एक सूट रखा है, मैंने बस एक ही बार पहना है, वही दे दीजिएगा। संगीता ने कहा, पर अगर वह पूछेगी तो क्या बताऊंगा। राजेश ने कहा, कह देना तेरी भाभी अपने मायके जा रही है। संगीता ने कहा, पर तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं। फिर ये बहाना। राजेश ने कहा, आप न ज़्यादा मत बोलिए, जितना कहा है बस इतना ही कीजिए। पहले तो मम्मी जी की वजह से संजना को मना नहीं कर पाती थी, पर अब तो मम्मी जी भी नहीं रही। इस बार उसके आने का कोई वजह भी नहीं है, फिर क्यों इतना ताम झाम करना। अगर इसकी आदत इसी तरह लग गई ना तो फिर मरते दम तक सिर पर चढ़ी रहेगी। संगीता ने कहा। राखी बीत गई और जैसा संगीता ने कहा राजेश ने भी वैसा ही किया। लगभग एक साल पहले की बात थी जब संजना हर रक्षाबंधन पर अपने भैया को राखी बांधने आती थी और उसकी माँ उसका बेसब्री से इंतजार करती थी। पर अभी कुछ ही महीने हुए हैं उसकी माँ बिमला जी को गुजरे हुए, और यहाँ भैया भाभी उसके न आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप से ही मायका होता है। पर यह तब की बात है जब बिमला जी जीवित थी। एक दिन अचानक संजना अपने भैया भाभी के यहाँ सुबह सुबह आ जाती हैं। अरे संजना, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? संगीता ने पूछा। वह भाभी, इनकी तबीयत अचानक से काफ़ी बिगड़ गई है, इनका ऑपरेशन करवाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भैया को फ़ोन पर भी कहा था, कुछ पैसे घट रहे हैं, मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए खुद ही चली आई। संजना की बातें सुनकर बिमला जी वहां आ जाती हैं। फिर राजेश को भी बुलाया जाता है। बिमला जी कहती हैं, बेटा क्या इसने तुझसे फ़ोन पर पैसों की बात की थी? हाँ मम्मी, की थी, पर मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं। पर ये माने तब ना, मैंने कितनी बार कहा कि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई पैसे नहीं हैं। राजेश ने झल्ला कर कहा, अच्छा बेटा तू रुक यहाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ करती हूँ। मेरे पास मेरे कुछ गहने पड़े हैं जिन्हें बेचकर अभी तेरा काम निकल जाएगा। अभी दामाद जी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। बिमला जी ने कहा, क्या कहा आपने? आप अपने गहने इन्हें देंगी, यहाँ बेटे के सर पर बैठकर खा रही हैं और गहने देंगी बेटी को? वाह मम्मी जी, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, और अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो फिर रहना अपनी बेटी के साथ। संगीता अपनी आंखें तर्राते हुए कहा, अब इस उम्र में बेचारी बिमला जी और कहाँ जाएंगी। वह चाहकर भी आगे कुछ भी नहीं कह पाती, उल्टा उनके गहने पर संगीता कब्जा कर लेती है। उस दिन तो संजना चली गई, पर वह अपने इस दिन को हमेशा याद रखेगी, यह सोचकर अपने मन में कुछ ठानती है। दिन बीतते गए और सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। इसी बीच बिमला जी भी चल बसी। बिमला जी की वजह से संजना उस घर में आती थी, फिर उसका आना भी लगभग बंद हो गया। उसके भैया भाभी का यह बर्ताव वह चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। फिर उसे अपने भैया भाभी के एक और राज का पता चलता है। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन संजना बाजार में थी, तभी उसे उसकी पड़ोसी से भेंट हो गई। वह उसे बताती है कि उसकी भाभी उसकी माँ को बहुत सताती थी और कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। जिस दिन उनकी मौत हुई उसके एक दिन पहले उनके काफ़ी रोने की आवाज़ भी आई थी, और अगली सुबह उनके मरने की खबर मिली। संजना को उनकी बातें सुनकर इतना तो यकीन हो गया कि माँ को इन्होंने ही कुछ किया होगा। अब उसने ठान लिया इसकी गहराई तक वह जाएगी। फिर एक दिन राजेश को एक कॉल आती है जहाँ उसे कोई बताता है उसकी माँ के नाम से एक ज़मीन है जिसे वह बेचना चाहती थी। सारे कागजात भी पूरे हो गए थे, पर एक कागजात पर दस्तखत रह गए थे और उनके मरने की खबर भी मिली। अब हमें पता चला है उन्होंने इस ज़मीन के कागजात की नामनी में अपनी बेटी को रखा था, तो उसके दस्तखत करने से ही काम चलेगा। राजेश और संगीता तो हैरान हो जाते हैं कि माँ की एक ज़मीन भी थी जिसको उन्होंने बेचने के लिए भी रखा था, और तो और नॉमिनी भी संजना को बनाया। उनका खून खौलने लगा, पर अपने गुस्से को दबाकर
उसने फिर उस आदमी से पूछा कितने में बिकी है वह जमीन। 50 लाख में, उस आदमी ने कहा। 50 लाख सुनकर तो दोनों का मुंह खुला ही रह गया। पर अब समस्या ये थी कि संजना इसकी नॉमिनी थी। फिर क्या था? लगाया गया फ़ोन संजना को। क्या बात है संजना, अपने भैया भाभी को भूल गई क्या? उस दिन की बात से अभी भी नाराज हो? उस वक्त मेरे हाथ भी खाली थे, इसलिए तेरी मदद नहीं कर पाया। और रही बात माँ के गहने की, तो वह माँ के इलाज में ही लगने वाले थे, इसलिए उन्हें देने से रोका। तुझसे इसलिए उस वक्त बताया नहीं, पर अब जब माँ ही नहीं रही तो छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं। दरअसल माँ को कैंसर था और उनके इलाज में भी काफ़ी खर्च भी हो रहा था, जिसे हमें इधर उधर से लेकर चुकाना पड़ रहा था। तुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया था कि तू चिंता ना करे, और माँ को भी इस बारे में पता नहीं था, वरना वह पहले ही हिम्मत हार जाती, राजेश ने कहा। फिर संगीता फ़ोन लेकर कहती है, संजना अब तो तुम्हें हमारी सच्चाई का पता चल गया ना, अब तो अपनी भाभी से मिलने आ जाओ। हाँ भाभी, मैं कल ही आती हूँ। मैं भी कितना तड़प रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। मैं कितना गलत समझती थी आप लोगों को, पर आप लोग तो अपने ही दुख में डूबे थे, संजना ने कहा। अगले दिन संजना आती है। काफ़ी देर तक बातचीत के बाद राजेश कहता है, ये ले बहन, इस पर साइन कर दे। ये क्या है भैया? संजना ने कहा, यह इस घर का आधा हिस्सा मैं तेरे नाम कर रहा हूँ। यहाँ जो भी है हम दोनों का है, राजेश ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ का सब कुछ आपका है। मुझे किसी ने फ़ोन पर बताया मम्मी की कोई ज़मीन के कागजात पर मेरे दस्तखत चाहिए, तभी वह ज़मीन बिकेगी, इसलिए मैं यहाँ आई। भैया मैं साइन कर दूँगी, पर यह सब मुझे नहीं चाहिए। माँ के इलाज के लिए काफ़ी खर्च हो गया आप लोगों का, यह सब आप ही रख लेना, संजना ने कहा। राजेश और संगीता के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। वह संजना को छोड़ दोनों अपने कमरे में गए और हंसने लगे। इसे कहते हैं जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मम्मी जी को भी रास्ते से हटा दिया और उनकी सारी जायदाद भी मिल गई। छुपाकर जिस बेटी के नाम ज़मीन खरीदी थी, आज उसी बेवकूफ़ बेटी ने सब कुछ हमें दे दिया। कहाँ हम सोच रहे थे कि पता नहीं हमें संजना को कितना मनाना पड़ेगा, पर यह बेवकूफ़ अपने माँ के कातिलों को ही उनका हमदर्द समझ रही है, संगीता ने कहा। मानना पड़ेगा संगीता, काफ़ी सादिर दिमाग पाया है तुमने। माँ को कैंसर था, यह दिमाग अच्छा लगाया, राजेश ने कहा। हाँ, पर मम्मी जी इतनी जल्दी मर जाएंगी यह पता नहीं था। लोग तो कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, यहाँ तो बस 2 दिन की ही भूखी थी मम्मी जी, संगीता ने कहा। चलो हमने माँ को मुक्ति दिलाई, उम्र तो हो ही गई थी, ऊपर से शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया, ना जाने कितनी बीमारियों से पीड़ित थी। उन्हें भी शांति मिल गई और हमें भी, राजेश ने कहा। चलो चलो बाहर, अब इस डायन को अभी पटा कर रखते हैं। एक बार यह भी साइन कर दे, फिर इसको भी इस तरह से अलविदा कहेंगे कि ये कभी यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेगी। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। तब संजना कहती है, भैया वह आदमी सारे कागजात लेकर आ रहा है, आधे घंटे में मैं साइन करके निकल जाऊंगी, आगे आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, राजेश ने कहा। फिर वह आदमी आता है और एक कागजात पर संजना साइन करती है। आगे वह आदमी कहता है, संजना जी आपने अपनी जगह जिसे नॉमिनी चुना है उसे भी साइन करना होगा। इस पर संजना राजेश की ओर देखकर कहती है, लो भैया आप भी साइन कर दो। राजेश तो 50 लाख की खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था। वह इतना खुश था कि ना आव देखता है ना ताव, और वकील के कहते ही तुरंत कागजात पर साइन कर देता है। फिर वह वकील, ये काम तो हो गया, बाकी के काम भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे, ये कहकर चला जाता है। ठीक है भैया, अब मेरा काम भी ख़त्म हो गया, अब मैं भी चलती हूँ। भाभी आपसे एक काम था, संजना ने कहा। हाँ कहो, संगीता ने कहा। आप लोग ही अब मेरा मायका हो। माँ के जाने से, एक गलतफहमी की वजह से मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था, पर जब वह गलतफहमी ही अब नहीं रहे तो मेरे यहाँ आने में कोई पाबंदी नहीं। यहाँ इस घर के हर एक कोने में माँ की यादें हैं।
आपसे एक विनती है, माँ के कमरे में कोई बदलाव मत कीजिएगा। मैं जब भी यहाँ आऊँगी वहीं रहूँगी। संजना ने कहा, सीधे सीधे कहिए ना, अपने लिए यहाँ एक कमरे का इंतजाम कर इस घर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती हैं तो फिर ये सब इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। संगीता ने चिढ़ते हुए कहा, अरे भाभी रुको ज़रा, अभी तक वह ज़मीन भैया के नाम हुई भी नहीं, इतनी जल्दीबाजी करनी सही नहीं। थोड़ी देर और रुक जाती, फिर अपना असली चेहरा दिखाती। मुझे भी मज़ा आ रहा था तुम दोनों का ये ढोंग देखकर। मुझे तो लगा इतने समझदार तो तुम लोग होंगे ही। अच्छा ठीक है, जाओ मेरी छोड़ो, मैं यहाँ सब तुम लोगों की जिम्मे देती हूँ। और भैया दरवाज़ा खोलो, देखो मेरी राखी का तोहफा। हर बार तुम तो मुझे भाभी के पहने हुए कपड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए, पर आज तुम्हारी ये बहन तुम्हें वह तोहफा देगी जिसे चाहकर भी तुम कभी भूल नहीं पाओगे। जब दोनों दरवाज़ा खोलते हैं, पुलिस खड़ी होती है और वह राजेश और संगीता को बिमला जी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। यह सब क्या है संजना? संगीता ने पूछा। भाभी, जिस तरह आप लोगों ने माँ को मारा उसके बाद भी यह पूछने की हिम्मत हो रही है, बड़ी आश्चर्य हो रही है। भूखा रखती थी ना आप माँ को, अब दोनों रहना जेल में भूखा, तब तुम्हें शायद माँ की तकलीफ़ का पता चले। और हाँ, माँ ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी थी, यह तो तुम दोनों का भांडा फोड़ने के लिए मैंने सारा खेल रचाया था और तुम दोनों मेरे चंगुल में फंस भी गए। ले जाइए इन दोनों को और सबूत मैं ले आती हूँ पीछे से। इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम दोनों को उम्र कैद ना दिलवाई तो मैं भी अपनी माँ की बेटी नहीं। यह कहकर संजना दोनों को एक एक चांटा लगा देती है और कहती है, जाओ लालची भेड़ियों, अब जेल में बैठकर गिनते रहना 50 लाख। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।